सोचो अगर एक पुराना टीवी अचानक तुम्हें 25 साल पीछे किसी मरे हुए लड़के से कनेक्ट कर दे और उसकी एक गलती से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक ऐसी मूवी जो दिमाग हिला देगी, मिराज। आज मैं एक स्पैनिश मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मिराज एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्पॉयलर्स अहेड, तो संभल कर देखिए। 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने के दौरान वेस्टर्न यूरोप में एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से बार बार इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती रहती हैं। हालात काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन स्पेन का एक लड़का निको लसाटे इसे काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है। वो अपनी गिटार पर अलग अलग ट्यून्स बजाते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की से झांक कर निको देखता है कि उसका पड़ोसी एंजल प्रिएतो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा है। कुछ गलत होने के डर से निको धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ता है और पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस जाता है। लिविंग रूम में पहुंचकर वो देखता है एंजल की पत्नी जमीन पर मरी पड़ी होती है। ये देखकर छोटा सा निको बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। बदकिस्मती से उसी वक्त एंजल हाथ में चाकू लिए वहां आ जाता है, जैसे वो निको को भी मारना चाहता हो। डरा हुआ निको घर से भागता है, लेकिन मदद बुलाने से पहले ही एक कार उसे टक्कर मार देती है। अगली सुबह एंजल को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि निको को हॉस्पिटल में डेड घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद कहानी सीधा 2014 में पहुंचती है। यूरोप में फिर से एक वैसा ही तूफान आता है। एक कपल वेरा रॉय और डेविड ऑर्टिज निको के पुराने घर में शिफ्ट होते हैं, जिसे उन्होंने नया रेनोवेट करवाया होता है। उनकी एक 2 साल की बेटी होती है, ग्लोरिया। वेरा प्रोफेशन से एक नर्स होती है, जबकि डेविड एक बैंकर होता है। डेविड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक शाम जब कपल स्टोर रूम साफ कर रहा होता है, तो उन्हें निको का पुराना टेलीविजन और कैमरा मिलता है। उन्हें कुछ वीडियो टेप्स भी मिलती हैं, जो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देती हैं। डेविड उन विंटेज डिवाइसेस को असेंबल करता है और पता चलता है कि वो अभी भी काम कर रहे हैं। ज्यादातर टेप्स में निको अपनी गिटार प्रैक्टिस करता दिखाई देता है और अपनी माँ के साथ टाइम एंजॉय करता हुआ। तभी कुछ अजीब होता है। टीवी पर बर्लिन वॉल के गिरने की लाइव न्यूज़ चलने लगती है, बिल्कुल वही न्यूज़ जो निको और उसकी माँ ने 1989 में देखी थी। अगली शाम वेरा और डेविड अपने नेबर्स आइटोर और उसकी माँ क्लारा को डिनर पर बुलाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनके टीवी पर अचानक 1989 की न्यूज़ चल रही थी, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। टॉपिक बदलने के लिए डेविड निको के बारे में रिसर्च करता है। एक आर्टिकल से उसे पता चलता है कि एंजल जेल में सिर्फ 3 महीने बाद ही मर गया था, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कन्फेस की थी कि वो उस रात अपनी पत्नी के रिमेन्स अपनी वर्कशॉप के अंदर दफनाने वाला था। उस रात मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। बिजली कड़कने लगती है। वेरा गहरी नींद में होती है जब लिविंग रूम से आने वाली आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। डरती हुई वो धीरे धीरे वहां जाती है और देखती है पुराना टीवी फिर से 1989 की वही न्यूज़ दिखा रहा होता है। वेरा टीवी बंद करने की कोशिश करती है, तभी स्क्रीन पर निको अपनी गिटार के साथ दिखाई देता है। बिल्कुल वही पल जब वो खुद को रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे पहली सीन में दिखाया गया था। वेरा समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है। वो पीछे हटकर अपने पति को फोन करना चाहती है, लेकिन तब टीवी के दूसरी तरफ से निको उसे देख लेता है। वो भी उतना ही शॉक होता है कि कैमरा के अंदर कोई और इंसान कैसे हो सकता है। फिर भी वो हेलो कहता है और पूछता है, तुम मुझे सुन सकती हो? डरती हुई आवाज में वेरा कहती है, हाँ। और यहीं से उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तुम्हें मेरी गिटार प्लेइंग पसंद है? निको पूछता है। नहीं, वेरा सीधा जवाब देती है। शुरू में वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो 2014 से है, लेकिन निको सोचता है वो मजाक कर रही है। अचानक निको अपने पड़ोसी एंजल और उसकी पत्नी को झगड़ा करते हुए सुनता है। वेरा, जो पूरी कहानी आइटोर से सुन चुकी होती है, समझ जाती है अब कुछ बुरा होने वाला है। वो निको से भीख मांगती है, घर से बाहर मत निकलना। वो उसे सच भी बता देती है, अगर वो एंजल के घर गया तो वो मर जाएगा। वार्निंग के बावजूद निको घर से निकल जाता है और मर्डर का सच देख लेता है। लेकिन क्योंकि वेरा ने उसे थोड़ी देर तक रोके रखा होता है, इस बार वो कार से नहीं टकराता। इस तरह निको की जान बच जाती है। अब वो जिंदा रहता है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में उसे सिर्फ फेलियर मिलता है। दूसरी तरफ वेरा पूरी तरह कंफ्यूज्ड होती है। वो फैसला करती है सब भूलकर सो जाने का। उसे लगता है शायद जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि निको के साथ हुई ये अजीब मुलाकात सिर्फ शुरुआत थी एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की। अगली सुबह वेरा अचानक हॉस्पिटल में उठती है। उसे याद ही नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंची। तभी उसकी एक कलीग आकर कहती है, हम आपका वेट कर रहे हैं। ये सोचकर कि शायद थकान की वजह से वो बेहोश हो गई थी, वेरा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है।
लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कुछ बदल चुका है। मेन डॉक्टर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो एक नर्स हो, और रूम के सारे स्टाफ वेरा को डॉक्टर कहकर बुला रहे होते हैं। वेरा समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक नर्स है, लेकिन सब समझते हैं वो मजाक कर रही है। इससे वेरा को लगता है शायद वो हैलुसिनेट कर रही है। घबराकर वो रूम से बाहर निकल जाती है खुद को शांत करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल पहुंचती है उसे पिक करने के लिए, लेकिन सभी छात्र ये दावा करते हैं कि उस नाम का उनका कोई दोस्त नहीं है। डर के मारे वो भागते हुए अपने पति डेविड के ऑफिस पहुंचती है और अपनी बेटी के गायब होने के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अब कोई और रास्ता न बचने पर वो पुलिस स्टेशन जाती है और मदद मांगती है। एक युवा अफसर उसका केस लेता है और उससे कई सवाल पूछता है। वेरा उस दिन तक की पूरी कहानी बता देती है, यहां तक कि उस अजीब टीवी के बारे में भी। जैसा कि उम्मीद थी, अफसर उसकी बातों से कायल नहीं होता और उसकी मानसिक स्थिति पर शक करने लगता है। वो वेरा के रिकॉर्ड्स चेक करता है और बताता है कि वो शादीशुदा नहीं है और ना ही उसकी कोई बेटी है। मदद करने के बजाय वो उसे तुरंत मेडिकल चेकअप कराने की सलाह देता है। इसके बाद वेरा उसी अस्पताल जाती है जहां वो काम करती है और अपना एमआरआई स्कैन करवाती है। किस्मत से रिपोर्ट नॉर्मल आती है, जिससे ये साबित होता है कि उसका दिमाग पूरी तरह ठीक काम कर रहा है। जांच के बाद वो अपने ऑफिस जाती है और वहां कई सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफियां देखती है, जिन सब पर लिखा होता है डॉक्टर वेरा रॉय। यहीं वेरा को एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अब उसे अपने बच्चों की देखभाल नहीं करनी पड़ती। कई माता पिता तो इस किस्मत के लिए पल भर में साइन कर दें, लेकिन बिना समय गंवाए वो अपने घर की ओर दौड़ती है। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसती है और डर के मारे सन्न रह जाती है। पूरा घर बदला हुआ दिखता है। घबराकर वेरा इंटरनेट पर निकोलस आर्ते नाम सर्च करती है और सच में उसे पता चलता है कि एक लेखक ने एक किताब लिखी है जिसमें नाइको मुख्य किरदार है। ये किताब जाहिर तौर पर टाइम ट्रैवल पर आधारित है। वेरा और जानकारी लेने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी पीछे से एक महिला आती है। वो खुद को उस घर की मालकिन बताती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है। ये जानकर वेरा टूट जाती है कि उसकी जिंदगी का प्यार किसी और महिला से शादीशुदा है। अचानक बाहर पुलिस पहुंचती है और वेरा को भागना पड़ता है। इस हंगामे से कुछ पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें 1989 का कातिल एंजल भी शामिल है। इस टाइमलाइन में वो कभी पकड़ा ही नहीं गया और उसकी नई पत्नी निकलती है, आर्टोर की मां क्लारा। उधर 1989 में निको भी उतना ही उलझा हुआ है। वो भविष्य से आई उस महिला से फिर मिलने की उम्मीद में पूरा दिन वीडियो रिकॉर्डर के पास बैठा रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। शाम को वो उठता है और धीरे धीरे एंजल के घर की ओर बढ़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं सब कुछ सिर्फ एक सपना तो नहीं था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता। उसे बाथटब के अंदर उस महिला की लाश मिलती है। कुछ देर बाद निको घर में सुराग ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिसमें मरी हुई महिला का नाम होता है, लेकिन तस्वीर क्लारा की होती है। यहीं उसे एहसास होता है कि एंजल और क्लारा रिश्ते में है और क्लारा उसकी मृत पत्नी की पहचान लेकर देश छोड़ने वाली है। अगर वो सफल हो गई तो ये मर्डर केस कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन छोटा सा निको ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो पासपोर्ट लेकर भागने की तैयारी करता है, तभी एंजल घर लौट आता है। निको तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वहां से बाथटब साफ दिखाई देता है और मजबूरी में उसे एंजल को अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े करते हुए देखना पड़ता है। कुछ देर बाद कातिल को किसी का फोन आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर निको वहां से भाग निकलता है। मौजूदा समय में वेरा अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त आर्टोर से मिलती है और उससे मदद मांगती है। जैसा कि उम्मीद थी, वो भी उसे नहीं पहचानता। तब वेरा उसकी जिंदगी से जुड़ी निजी बातें बताने लगती है। वो बताती है कि 2011 में उनकी मुलाकात मेट्रो में हुई थी। हफ्तों तक वे नियमित रूप से मिले, दोस्ती हुई, फिर वो रिश्ता बन गया। एक दिन आर्टोर ने उसे अपने दोस्त डेविड से मिलवाया। वेरा पहली नज़र में ही उसे चाहने लगी। उसे पता था वही सही इंसान है। बाद में दोनों डेटिंग करने लगे और शादी भी कर ली। ये सब सुनकर आर्टोर हंसने लगता है। वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता। तो तुमने मुझे छोड़ दिया, कहकर वो उसे पागल बता देता है और काम पर चला जाता है। अगले सीन में वही अफसर वेरा को ढूंढ लेता है और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा अड़ जाती है। उसे निको लसार्ते की लोकेशन चाहिए। अफसर तुरंत नाम पहचान लेता है, क्योंकि वो निको पर लिखी किताब पढ़ चुका होता है। सच्चाई जानने के लिए दोनों उसी दिन लेखिका से मिलने जाते हैं। लेखिका बताती है कि किताब अभी अभी प्रिंट हुई है और पूरा आइडिया निको की माँ ने दिया था। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो कभी निको से मिली है, तो वो नहीं कहती। वेरा तब बताती है कि वही वो टाइम ट्रैवलर है जिससे निको तूफान वाली रात मिला था, जब दोनों की टाइमलाइंस टकराई थीं। लेखिका इसे मजाक समझती है और आगे कोई जानकारी देने से मना कर देती है।
अब वेरा अफसर से गुजारिश करती है कि पुलिस डेटाबेस से निको की लोकेशन निकाली जाए। अफसर कहता है कि बिना ठोस वजह ये मुमकिन नहीं है। वेरा थोड़ी देर सोचती है और अचानक उसे याद आता है कि एंजल अपनी मरी हुई पत्नी को अपनी वर्कशॉप में दफनाने वाला था। वो ये जानकारी अफसर को देती है और एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। हैरानी की बात यह है कि उसकी जानकारी सही निकलती है। वहां से किसी के कंकाल बरामद होते हैं। अब अफसर को यकीन होने लगता है कि वेरा सच बोल रही है। वो उसे निको लसार्ते का पता लिखी एक पर्ची देता है और विदा कर देता है। वेरा दिए गए पते पर पहुंचती है, जो एक होटल निकलता है। अंदर उसे निको नहीं मिलता, बल्कि डेविड दिखाई देता है, जो किसी और महिला के साथ रोमांटिक पल बिता रहा होता है। ओह डेविड, इस टाइमलाइन में भी वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। वेरा टूट जाती है। इसका मतलब है कि असली टाइमलाइन में भी डेविड उसे धोखा दे रहा था। एक बार उसने उसके पास एक माचिस देखी थी जो इसी होटल की थी। एक बार डेविड, हमेशा डेविड। अपने जज्बातों को अलग रखकर वेरा एक फैसला लेती है। डेविड एक बैंकर है और उसके पास कई लोगों की जानकारी होती है। वो उसे ब्लैकमेल करती है, या तो निको की जानकारी निकाले या फिर वो उसकी सच्चाई उसकी पत्नी को बता दे। मजबूरी में डेविड मान जाता है और आखिरकार निको लसार्ते को ढूंढ ही निकालता है। उधर कंकाल मिलने के बाद एंजल और उसकी नई पत्नी क्लारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें पूछताछ के कमरे में लाया जाता है, जहां वही अफसर सवाल पूछता है। इसके बाद फिल्म 1989 में वापस जाती है, उस रात जब सब कुछ हुआ था। एंजल और क्लारा साथ होते हैं। तभी एंजल की पत्नी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में वो चाकू उठाती है और क्लारा पर वार करने लगती है। वो क्लारा को मारने ही वाली होती है कि एंजल बीच में आ जाता है और गलती से चाकू उसकी अपनी ही पत्नी के पेट में घुस जाता है। फिर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया जाता है, जिससे उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। मौजूदा समय में अफसर एंजल से पूछता है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को क्यों मारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब एंजल एक चौंकाने वाला सच उजागर करता है। वो बताता है कि घटना के तुरंत बाद नाइको पुलिस स्टेशन गया और सब कुछ रिपोर्ट किया, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ और दिखाते थे। एंजल की पत्नी वास्तव में पेरिस में थी और उनकी फ्लाइट डिटेल्स भी अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई थीं। इसके परिणाम स्वरूप नाइको को पागल घोषित कर दिया गया और उसकी मां को उसे शहर से दूर ले जाना पड़ा। उस दिन के बाद लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी उलझन में बिताई, लेकिन वो जानता था कि कुछ सालों बाद वो भविष्य से आई उस महिला से फिर मिलेगा। तो नाइको इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। हमें फिर उसकी उम्र बढ़ने की टाइमलैप्स दिखाई जाती है। खुशहाल 80s का माहौल। 22 साल बीत जाते हैं और एक वयस्क नाइको का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही अफसर है। एक दिन वो उसे मेट्रो में देखता है और पास जाकर मिलता है। इस बीच वेरा नाइको के पते पर पहुंचती है और अंततः उसे पाती है। वो हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि वही अफसर है जिससे वो अब तक संपर्क में थी। इस समय तूफान फिर से उभर आता है। नाइको बताता है कि वो उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही भ्रमित और नाजुक थी। इसीलिए उसने धीरे धीरे सुराग दिए, जो अंततः उसे उसके पास ले आए। नाइको फिर बताता है कि जब वो मेट्रो स्टेशन में मिला तो वे अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे नज़दीक आए, डेट करने लगे और अंततः शादी कर ली। उन्होंने एक खुशहाल जीवन शुरू किया। शायद उसे सच में नाइको का बच्चा गिटार बजाना पसंद था। नाइको हमेशा उस तूफानी रात के बारे में पूछना चाहता था जब वे मिले थे, लेकिन उसने रिश्ता खतरे में नहीं डालना चाहा। इसीलिए उसने सच्चाई अपने तक ही रखी। ये सब सुनकर वेरा रो पड़ती है, लेकिन वो इस टाइमलाइन में रहना नहीं चाहती। वो अपनी बेटी से फिर मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद हमें पता चलता है कि टाइमलाइंस कैसे बदल गए। मूल 2014 की टाइमलाइन में जब वेरा ने 1989 के नाइको को देखा और उसकी मौत से बचाया, तो ये एक श्रृंखला की प्रतिक्रिया शुरू हुई। क्योंकि नाइको कभी नहीं मरा, वो टाइम ट्रैवलर को खोजने का जुनूनी हो गया। 22 सालों बाद उसने अंततः उसे पाया और उसके साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया। इस वजह से वेरा ने आइटोर और उसका दोस्त डेविड कभी नहीं मिला, यानी वो कभी शादी नहीं करती और ना ही उसकी कोई बेटी होती। सब कुछ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। वेरा नाइको से विनती करती है कि उसे उसकी टाइमलाइन में पहुंचने में मदद करे, लेकिन नाइको उसे जाने नहीं देना चाहता। बिना विकल्प के वेरा कुछ असंभव कर बैठती है। अब उसे वापस लाने के लिए नाइको को कार्रवाई करनी पड़ती है। बिना समय गवाए वो अपने पुराने घर में घुसता है और टीवी और वीडियो कैमरा निकालता है। तूफान जारी रहता है। नाइको डिवाइस को जोड़ता है और अपने 1989 के खुद को दूसरी तरफ पाता है। वो लड़के को सब कुछ बताता है और मदद मांगता है। अगले सीन में वेरा अपने घर में जागती है, घबराई और उलझन में। लेकिन जब वो देखती है तो राहत मिलती है कि डेविड उसके पास है। वो दूसरे कमरे में दौड़ती है और अंततः अपनी बेटी से मिलती है। पता चलता है कि नाइको ने दूसरी टाइमलाइन में सब कुछ सुलझा दिया था।
उसे पता था कि उसकी जिंदगी का प्यार कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था वेरा की खुशी। फिल्म का अंत होता है जब वेरा फिर से उस जगह का खुलासा करती है जहां एंजल ने अपनी पूर्व पत्नी की लाश छुपाई थी। पुलिस क्षेत्र की जांच करती है। वेरा नायको से मिलती है, लेकिन आश्चर्य है कि अब वो उसे पहचान नहीं पाता।